अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों? इंशाअल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th का उर्दू का चैप्टर नंबर 7। क्लास 12th उर्दू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है तोबा टेक्सिंग। क्या नाम है? तोबा टेक्सिंग। और एक अफसाना है। क्या है? मुख्तसर अफसाना है। समझ गए? और तोबा टेक्सिंग का मुसन्निफ है सादत हसन मंटू। कौन है मुसन्निफ? तो सादत हसन मंटू इसका मुसन्निफ। जो मुख्तसर अफसाना पढ़ने वाला है यूनिट जो है, इसमें करीब अफसाना में 4 शायद चैप्टर है। समझ गए? 4 चैप्टर आपको पढ़ना है अफसाना। आज पढ़ने वाला हूं तोबा टेक्सिंग। और साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना अपने साथियों को। और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा कुछ। स्टार्ट करने से पहले कुछ यूं लाइन के परिंदा जब उड़ने की ठान ले, परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना पड़ता है। तो हवा को रास्ता देना पड़ता है। परिंदा जब उड़ने को ठान ले तो हवा को भी रास्ता देना पड़ता है। समझ गए? नेक्स्ट यूं के हम लोग स्टार्ट करता हूं। और एक लाइन यूं समझ लो कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शेरो शायरी कम किया करते हैं, कम करें। अब हम लोग स्टार्ट करता हूं। आपका जो पढ़ना है वही स्टार्ट करने वाला हूं। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? अफसाना, मुख्तसर अफसाना। वन क्या पढ़ने वाला हूं? मुख्तसर अफसाना। अब कहिएगा मुख्तसर अफसाना होता क्या है और अफसाना क्या होता है? दो चीज है। देखो, इनका जो अगर आपको डिफरेंट समझना है तो यूं आसान में कहूं, जो अफसाना होता है वो तवील होता है। क्या होता है? लंबा होता है। तो मुख्तसर अफसाना होता है वो छोटा होता है। समझ गए? ये तवील नहीं होता है। ये इसका डिफरेंस हुआ मुख्तसर अफसाना और अफसाना। अब पढ़ते हैं। मुख्तसर अफसाने को जिंदगी के एक काश कहा गया है। मुख्तसर अफसाना को क्या कहा? जिंदगी का एक काश कहा गया। काश। किस्सा गोई की वह मुख्तसर सूरत जिसमें जिंदगी के इख्तिसार और एजाज के साथ समाज आई, और वह सनफ मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाने की एक मशहूर तारीफ मगरिब में एक की गई कि वह तहरीर किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ा लिया जाए। वह कहा गया है कि किस्सा गोई का वह एक छोटा मगरिबी में कहा गया जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए। मुख्तसर अफसाना है। आमतौर से इसे यह तस्लीम शुदा कि फिक्शन की यह सबसे मुख्तसर शक्ल है जिसमें किस्सा, प्लॉट, किरदार, नुक्ते उरूज, जमान व मकान जैसे तमाम अनासिर के साथ एक लाजमी अंसर व हद्दते तासीर होता है। ये किस्सा, प्लॉट वगैरह ये अज्जाए तरकीब है अफसाना का। समझ गए? कामयाब अफसाने में वाकयात के पेशकश व वहदते तासीर या वाकई मरकज पर इत्तेहाद के बगैर अच्छा अफसाना नहीं लिखा जा सकता। इसलिए बाज नुकादों ने इससे चावल पर कुल्हुल्ला लिखने का फन करार दिया। बाज नुकादों को क्या कहा गया है? चावल पर कुल्हुल्ला लिखने का फन करार दिया गया। समझ गए? ये एग्जाम में पूछा गया। अब आगे बढ़ता हूं। सज्जाद हैदर अल दरम ने उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली। किसने डाली? मुख्तसर अफसाने की पहले दाग बेल डाली तो वह सज्जाद हैदर अल दरम। उनका पहला अफसाना जो नशे की पहली तरंग, यानी सज्जाद हैदर अल दरम की पहला मुख्तसर अफसाना नशे की पहली तरंग जो 1900 ईस्वी में शाया हुआ।
तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उर्दू का मुख्तसर अफसाना सबसे पहले किसने लिखी या दागवेल डाली, तो सज्जाद हैदर। और उर्दू की मुख्तसर पहला अफसाना कौन सी है, तो वह नस्र की पहली तरफ। और कब शाया हुआ, तो 1900 ईस्वी में शाया हुआ। फिर यहां से आपको 3 सवाल बन गया इससे। फिर 1904 ईस्वी में अली महमूद के अफसाने छानों की असात हुई, लेकिन 1907 से प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर आने लगे। यानी 1904 ईस्वी में अली महमूद ने अफसाने छानू की असात की लिखना छापी, लेकिन फिर इसी बीच 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने अफसाना को मंजर आम पर आने लगा। और खास तौर से जब उनका पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन 1908 में जब्त हुआ। यानी वो प्रेमचंद का जो पहला अफसाना था सोजे वतन, वो 1908 में जब्त हो गया। उस वक्त उर्दू अफसाने ने एक नई जिस्त ली। प्रेमचंद की यहाँ ख्याली किस्से कहानियों में हम असर जिंदगी और समाज की तमाम जरूरी मसाइल शामिल हो। हालांकि सज्जाद हैदर द्रमने और उनकी बाज रफ्का ने रोमानी अफसाने लिखने का सिलसिला कायम रखा, जिनमें नियाज फतेहपुरी, ला अहमद, मजनू गोरखपुरी, मिर्जा अदीब, हज्जाब इम्तियाज अली अहम है। आगे बढ़ता हूं। प्रेमचंद के जेरे असर तरक्की पसंद अफसाना निगारों का एक पूरा काफिला समझ। प्रेमचंद के जेरे असर पर एक तरक्की पसंद अफसाना निगार का काफिला सामने है। सज्जाद, जहीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूदुल जफर के अफसाने अंगार ने 1932 ईस्वी में शामिल हुए। कृष्ण चंद्र बेदी, मंटू और असमत चुगताई ने आजादी से पहले ही उर्दू अफसाने में अपना मुकाम मुतय्यन करा लिया था। अहमद नदीम, कासिम, हयातुल्लाह अंसारी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, उपेंद्रनाथ अश्क, देवेंद्र सत्यारा थी और गुलाम अब्बास जैसे तरक्की पसंद अफसरा निगारों ने उस अहद में अपना मुकाम बनाया। जदीदियत के जमाने में गयाश अहमद गद्दी, सरिंदर प्रकाश वगैरह ने जदीद अफसाने के अलामती फजा कायम की। 1907 के बाद अफसाने में अलामत नगरी के अनासर को कम करे हुए रवायती बयाने की तरफ वापसी अहमियत। उस अंदाज से अफसाने का सबसे पहले सलाम बिन रज्जाक ने लिखा। 1970 के बाद जिन अफसाना निगारों ने वाजा शनाख्त कायम हुई, उनमें तारीख छात्री सैयद, यानी 1970 के बाद कुछ अफसाना वाजा शनाख्त कायम हुई। उसमें कई लोग शामिल थे, जैसे सैयद मोहम्मद अशरफ, शौकत हयात, हुसैनुल हक, अब्दुल समद शफक, अनवर खान, साजिद रशीद वगैरह अहम है। 1980 के बाद खवातीन यानी खातून लोग यानी औरत लोग भी अफसाना निगारों में, जैसे गजाल गम और तरन्नुम रियाज ने अपने इम्तियाजात वाजा किया अफसाना में 1980 के। आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर अफसाने की उम्र बस 1 सदी की है, यानी उर्दू अफसाना की उम्र बस 1 ही सदी है। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अदब की तारीख में 100 बरस एक मुख्तसर वक्फा है, लेकिन उस सनफ ने इतनी तरक्की की जिसके सबब उर्दू का दामन वसे हुआ। वक्त के बदलने के बाद साथ साथ बहुत तरह की तब्दीलियां हुई और अफसाने के एतवार भी बदलते रहे, लेकिन प्रेमचंद ने जिस बयानी और सादा जुबान को अफसाने के लिए आजमाया था, यानी प्रेमचंद ने अपना अफसाना लिखने में सादा जुबान को अपनाया, वह उर्दू अफसाने का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। और कमोबेश वो जुबान की तकनीक अब भी अफसाना निगारों के लिए सबसे मरगूब है। यानी अफसाना निगारों में आज भी एक पसंदीदा अफसाना निगार प्रेमचंद को माना जाता है। अब हमारा अफसाना का एक
कई सारे सवाल है यहाँ। अब सवाल जो है हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब राइटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाला हूं, मुसन्निफ के बारे में। तो क्या मुसन्निफ है? सआदत हसन मंटू। कौन है? सआदत हसन मंटू ने लिखा। सआदत हसन मंटू 11 मई 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना पंजाब के संबराला गांव में पैदा। देखो, सआदत हसन मंटू की पैदाइश जो है 11 मई 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना के पंजाब के एक गांव है संबराला, वहां पैदा हो। ये भी आपको 2 नंबर में 1 नंबर में सवाल में पूछे जाएंगे। मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। उनके वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन। ये भी इंपॉर्टेंट है। और वालदा का नाम सरदार बेगम था। यानी सआदत हसन मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन और वालदा का नाम था सरदार बेगम। अमृतसर में उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन एंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सकी। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ, लेकिन बीमार की वजह से उन्हें अलीगढ़ छोड़ना पड़ा। यानी उसका आखिरकार अलीगढ़ में तो एडमिशन मिल गया सआदत हसन मंटू को, फिर उसको बीमार पड़ने की वजह से अलीगढ़ भी छोड़ना पड़ा। समझ गए? समझ गए। आज आगाज हुआ, मैं उनकी अदबी जिंदगी का आगाज हुआ उस दौराने वो अखबारों में कालम नवशी और इदारत की फराइज अंजाम देने। मगरबी अदब के तराजुम भी उन्होंने 1933 ईस्वी में शुरू कर दी। उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रिसाले खलक, यानी सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाला रिसाला खलक कि अगस्त 1936 ईस्वी में शुमारे में तमाशा उन्वान से शाये। यानी जो उसका खलक था, उसका उन्वान क्या था? उसका अफसाने का तमाशा। उन्होंने सहाफत के शुरू के जमाने में अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाया। बाद में फिल्म दुनिया से भी उनका ताल्लुक कायम हुआ। यानी बाद में सआदत हसन मंटू फिर फिल्मी दुनिया में भी आया और बहुत सारी फिल्मों की कहानी, मुकालमे या मंजरनामे उन्होंने कलमबंद की। यानी बहुत सारे फिल्म भी लिखी। अपनी नगरिया जैसे चल चल रे जो नौजवान, बेगम, शिकारी, परोसन, गालिब, खमन और आरतीन जैसी फिल्मों मंटू के कलम से निकला। तो को यहां से लेकर यहां तक ये उसका सब फिल्में हैं। समझ गए? और ये VBI हो गया आपके एग्जाम के लिए। आपके बोल दे एग्जाम में कि मंटू के 2 फिल्मों के नाम लिखें, तो आपको लिखना है चल चल रे, नौजवान, बेगम, जो भी आए आपको ध्यान में वो लिखना है। उनमें कई अपने जमाने की नहायत मशहूर फिल्में हैं। यानी इनमें से कई मशहूर फिल्में भी है अपने जमाने दौर की। समझ गए? मंटू असलन अफसाना निगारी थे। मंटू क्या था? असलन अफसाना निगार थे। और उनकी शनाख्त भी उसी हवाले से कायम हुए। उनका पहला अफसाना मजमुआ आतिश पाड़े है। यानी मंटू का पहला अफसाना आतिश पाड़े, जो 1936 ईस्वी में शाये हुआ था। फिर धुआं, चुग, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान सरकिंडों के पीछे वगैरह उनके मशहूर अफसाना है। यानी धुआं से लेकर सरकुंडू के पीछे तक ये सभी उसका अफसाना है। और ये आपको याद रखना है। आपको समझ गए? समझ गए। उन्होंने मुख्तसर तनी अफसाना का एक मजमुआ स्याह हाशिए शाये किया। यानी मंटू ने एक मुख्तसर तनी अफसानों का एक मजमुआ शाये किया, जिसका नाम है स्याह हाशिए। क्या नाम है? स्याह हाशिए। जिसमें तकसीम मुल्क का इल्मी और सियासी एतबार पर हैवानियत को निशाना बनाया। यानी सियासी एतबार और हैवानियत को वहां निशाना बनाया मंटू ने एक नावल लिखा जिसका नाम है बगैर। मंटू ने एक नावल भी लिखा जिसका नाम है बगैर उन्वान की। क्या लिखा? बगैर उन्वान के एक
नावल लिखा। खाके और ड्रामे भी बड़े तादाद में लिखे, यानी मंटू ने खाके और ड्रामे भी बड़े तादाद में लिखे। आगे बढ़ता हूं, क्या लिखता है कि मैं बेगम सफैया से उनकी शादी हुई। जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान चले, यानी जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान, जहां 18 जनवरी 1955 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। यानी पैदा तो वो हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन फिर वो 1948 में पाकिस्तान चले गए और फिर वहां 18 जनवरी 1955 को लाहौर में उसका इंतकाल हो गया। समझ गए। मुख्तसर 1939 हयात के बावजूद मंटू ने बहुत ज्यादा लिखा और उनकी मकबूलियत का उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी किताबों के मुल्क में हर जमाने में नकली असाहतें होती रहती है। अंग्रेजों की हुकूमत में उनकी बाद अफसानों को मुकदमात का निशाना बनाया, यानी अंग्रेजों ने उसका मुकदमात बनाया, वो अफसानों को वगैरह उन पर फहश गोई का इल्जाम लगाया। फिर अंग्रेजों ने उस पर फहश गोई का इल्जाम लगाया और खास तौर से उनके अफसाना बू, ठंडा गोश्त, काली सलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान अफसानों पर मुकदमात चले, यानी इन अफसानों पर उसका मुकदमात चले थे। समझ गए, केस वगैरह चला था। और केस किसने किए थे? अंग्रेजों ने। मंटू गैर रवाती फिक्र के हामिल अफसरानीदार थे। मंटू जो है गैर रवाती फिक्र के हामिल में वो अफसरानी। उन्होंने सियासत हो या घरेलू जिंदगी हर जगह बाद ऐसे घरे खड़े हुए सवालात कायम किए जिनकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। मंटू के यहाँ तंजिया अंदाज भी उनके अफसानों के काट में इजाफा कर देता। वो छोटे छोटे और सादा जुमलों में अपनी बात से मुकम्मल कर लेते थे, यानी छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी जुमलों से अपना बात को मुकम्मल करते थे। बनावट और तसना से उन्होंने अपने अफसानों को दूर रखा और कहानियों के फितरी अंजाम की अव्वली दी। ये बात मशहूर हो गई कि मंटू के यहाँ मर्द और औरत के रिश्तों की ज्यादा कहानियां हैं, लेकिन उनके यहाँ सियासी पेच व खम समझने की सलाहियत भी उस कदर जबरदस्त है, यानी सियासी पेच व खम समझने का सलाहियत भी है। नया कानून से लेकर तोबा टेक सिंह तक उनके यहाँ सियासी अफसानों की कोई कमी नहीं। प्रेमचंद के बाद मंटू बेदी, कृष्णचंद्र और उस्मत चुगताई से मिलकर उर्दू अफसाने की सबसे ताकतवर नस्ल सामने आती है, जहां से आपका बहुत सारे सवाल बनेंगे। एमसीक्यू भी बहुत सारे यहां से बनेंगे, 2 नंबर या सवाल भी बनेंगे, 1 नंबरिया भी सवाल बनेंगे, 5 नंबरिया भी सवाल बनेंगे। अब यहां से सिर्फ मुसन्निफ के यहां से सिर्फ इतना सवाल बनते हैं, तो जो चैप्टर है उससे भी बनेंगे। अब ज्यादातर तो मुसन्निफ के ही बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। समझ गए। तो यहां से बहुत सारे सवाल सिर्फ मैं पढ़ के थोड़ा बहुत बताया मैं, बाकी तो अभी नोट में मैं समझाने वाला हूं। अब अफसाना तोबा टेक सिंह को हम लोग भी समझ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लेता हूं बच्चों। अफसाना तोबा टेक सिंह। अब तोबा टेक सिंह है क्या? कहिएगा कि एक इंसान का नाम है तोबा टेक सिंह? नहीं, एक जगह का नाम है तोबा टेक सिंह। क्या है? एक जगह का नाम है तोबा टेक सिंह। समझ गए। और उसी की जगह के नाम पर जो भूषण सिंह जो है, उस भूषण सिंह को इसी के नाम से जाना जाता था, तोबा टेक सिंह के नाम से भूषण सिंह को जाना जाता। वही चीज हम लोग पढ़ते हैं अभी। सादत हसन मंटू का अफसाना तोबा टेक सिंह बर्रे सगीर के तकसीम के बाद पैदा हो, यानी तकसीम यानी बंटवारा, यानी जहां हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पैदा होने वाले जहनी है, यानी उसी के ऊपर ये है। समाजी और इंसानी इल्मी की एक गहरी और दर्दनाक तस्वीर पेश करता है।
यानी समाजी और इल्मी दुनिया में एक गहरी दर्दनाक तस्वीर पेश करता है ये अफसाना। ये अफसाना पागल खाने के माहौल को बुनियाद बनाकर देखता है। यानी जो अफसाना है ये पागल खानों को माहौल बनाकर ये देखता है कि सियासी फैसलों ने आम इंसानों की जिंदगी को किस तरह उलझा दिया है। लिख रहा है सादत हसन मंटू के सियासी फैसलों ने आम इंसानी की जिंदगी को किस तरह उलझा के रख दिया था। उस समय बंटवारे के चंद साल बाद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ये फैसला कर दी। जिस तरह जेलों में कैदियों का तबादला हुआ था, यानी जिस तरह जेल में कैदियों का तबादला हुआ था, उसी तरह पागल खानों में मौजूद पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी उस समय जब बंटवारा हुआ तो यहाँ के लोग वहीं रह गए, यहाँ के यानी इंडिया के लोग पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान के लोग इंडिया में रह गए। तो वहां सोचा गया कि जो पागल खाना था वहां उस तरफ एक पागल खाना पड़ गया, तो उस पागल खाना को जो हिंदुस्तान के थे या पाकिस्तान के थे वो अपना तबादला करेंगे। जो पाकिस्तान की तरफ है जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाएगा, जो हिंदुस्तान के थे वो हिंदुस्तान आ जाएंगे। जिसका भाव जिधर चला गया। चुनांचे मुसलमान पागल हिंदुस्तान से पाकिस्तान और हिंदू सिख पागल पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं। यानी जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे जो पागल खाना में वो पाकिस्तान भेजा जाएगा, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख थे वो हिंदुस्तान भेजा जाएगा जो पाकिस्तान में थे। यह फैसला बजाहिर इंतजामी है, मगर इसके पीछे इंसानी जज्बात और ज़हनी कैफियत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ता हूं। पागल खान में इस फैसले की खबर फैलते ही अजीब व गरीब कैफियत पैदा होने लगा। अब ये फैला पागल खानों में तो अजीब व गरीब कैफियत होने लगा, पैदा हो गया। पागल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम सुनते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आती कि ये मुल्क कहाँ है, क्यों बने हैं। यानी उसको ऐसा लगा कि ये मुल्क कहाँ है, क्यों बने हैं। पागलों को तो लगेगा क्या है मेरे भाई, और उनसे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। यानी पागल सोचे हमारी जिंदगी में इस पर क्या असर पड़ेगा। कुछ पागल नारे लगाने लगते हैं, कुछ बहस में पड़ जाते हैं। कुछ पागल ऐसे हैं जो नारे लगाने लगते हैं, कुछ बहस करने लगते हैं, और कुछ तो मजीद ज़हनी उलझन का शिकार होने जाते हैं। इस माहौल में मंटू तंज और मिजाह का जरिए एक बहुत संजीदा हकीकत को सामने लाते। अफसाने का मरकजी किरदार भूषण सिंह है। यानी इस अफसाना जो लिखा है इसका क्या है, मरकजी किरदार कौन है, तो भूषण सिंह है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सादत हसन तोबा टिक सिंह अफसाने के मरकजी किरदार कौन है, तो वो भूषण सिंह है, जो एक सिख पागल है। कौन है, वो एक सिख पागल है, और 15 बरस से पागल खाने में कैद। और कितने बरस से, 15 बरस से वो पागल खाने में है। वो हर वक्त खड़ा रहता है और अजीब व गरीब अल्फाज बोलता रहता है, और सब लोग उसे तोबा टेक सिंह के नाम से जानते हैं। यानी उसको सब कोई तोबा टेक सिंह के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक उसी जगह से था और वहां उसकी जमीनें थी। यानी तोबा टेक सिंह उसके क्यों नाम जगह, यानी तोबा टेक सिंह के जगह जो गांव है उसका उसी से गांव से था। तोबा टेक सिंह गांव के एक गांव है वहां से था, और उसका जमीन भी था, इसलिए उसको तोबा टेक सिंह के सबसे नाम से सब कोई जानते थे। इसके लिए तोबा टेक सिंह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसकी शनाख्त और उसकी जड़ें और उसकी माजी है। जब पागलों के तबादले की बात शुरू होती तो भूषण सिंह के मुसलसल एक ही सवाल दोहराता है कि तोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। लेकिन कोई भी इस सवाल का दुरुस्त वाजा जवाब नहीं दे पाता। यानी सब कोई पूछ रहा है कि तोबा टेक सिंह कहाँ है, सबको यही सवाल दोहराता है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। लेकिन कोई भी इस सवाल का दुरुस्त वाजा नहीं कर पाता है, जवाब दे नहीं पाता। यही बेयकीनी और उलझन दरअसल तकसीम के बाद के पूरे समाज की अलामत बन जाती है।
जहां लोग खुद नहीं जानते कि वह किस मुल्क के बासिंदे हैं। यानी वहां लोगों को मालूम ही नहीं चला कि हम कहाँ के हैं, हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं। और जो टोबा टेक सिंह है, टोबा टेक सिंह कहाँ है, ये जगह कहाँ है, अब हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, सब कोई परेशान होने लगा। आई तबादला होगा, अगर माना कि बिहार और बंगाल का तबादला होगा, एक अलग कंट्री बन गया, तो बिहार के लोग अगर बांग्लादेश बंगाल में है तो उसको लगेगा ना मैं किधर हूं, अभी बंगाल में हूं कि बिहार में हूं, वहां तो वो बेचैनी होगा उसको। उसी तरह वहां भी होगा पागलों को। तबादले के दिन पागलों को वाहगा बॉर्डर पर लाया जाता है, यानी वाहगा बॉर्डर जो पंजाब में है वहां लाया जाता है पागलों। शदीद सर्दी, शोर-गुल और अफरा तफरी का आलम होता है। पागलों को जबरदस्ती एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा होता। जब भूषण सिंह की बारी आती है और उसे बताया जाता है कि तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, तो वह इस बात को मानने से इनकार कर, यानी जो भूषण सिंह दा सिख था और वो तोबा टेक से यानी टोबा टेक सिंह जगह जो है वहां से बिलोंग करता था, और उस समय वो हिस्सा पड़ गया पाकिस्तान में है, और वहां भूषण सिंह जो है उसको वो इनकार कर दिया था मानने से। वो आगे बढ़ने के बजाय सरहद के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, यानी वो आगे बढ़ने के बजाय सरहद के बीचों बीच खड़ा जाता है। एक ऐसी जगह जहां ना पाकिस्तान और ना ही हिंदुस्तान, यानी ऐसी देखो ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का हो, और इस बीच वो खड़ा हो गया, ना ये पाकिस्तान का है, ना ये हिंदुस्तान का है, वहां जाके ये खड़ा हो। सिंह को वहां खड़े रह जाना दरअसल इस बात की अलामत है कि वह अपनी शनाख्तों को किसी एक सियासी खाने में बंद करने के लिए तैयार नहीं, यानी वो अपने आप मानने को तैयार नहीं है कि ये सियासी खाने में बंद करने के लिए वो तैयार नहीं है। वह न पाकिस्तान जाना चाहता है, न वह हिंदुस्तानी, वो किसी तरफ नहीं जाना चाहता, बल्कि वह सिर्फ टोबा टेक सिंह में रहना चाहता है, यानी वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिर्फ वो टोबा टेक सिंह में रहना चाहता है। आखिरकार वह उसी बेनाम जमीन पर गिर पड़ता है और उस वक्त उसकी मौत वाकया हो जाती है, यानी उसी जगह पर वो उसका मौत हो जाती है, उसी दोनों बॉर्डर पे। अफसाने के एहतमाम पर मंटू एक नहायत गहरा और असर अंगेज मंजरा आम पेश करते हैं, और हारदा तारों की एक तरफ हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों के दरमियान भूषण सिंह की लाश पड़ी है, और एक तरफ इधर हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, और इस बीच में उसका लाश पड़ा हुआ है भूषण सिंह का। यही दरमियानी जमीन टोबा टेक सिंह कहलाती है, यानी यही जो है दो बीचों के बीच टोबा टेक सिंह कहलाता है। इस तरह मंटू ये साबित करते कि तकसीम ने इंसान की ज्योग्राफी में नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर बेवतन कर देता है, यानी ज़हनी जज्बाती तौर पर भी बेवतन कर देता है। यह अफसाना दरअसल इंसानियत, शनाख्त, वतन की मोहब्बत और सियासी फैसलों की बेरहमी पर एक ताकतवर सवाल है, और उर्दू अदब के अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है। समझ गए? का ये कहानी, और इस कहानी को आप लोग बुक में जाके पढ़िए एक बार, यहाँ उसका खुलासा, ये जो पूरा कहानी था उसका यहाँ खुलासा था, कहानी का, अफसाना का यहाँ खुलासा था। समझ गए? वहां आके पढ़िए, पहले बुक में पढ़िए, फिर आप इस खुलासा को पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सवालात व जवाबात। पहला सवाल है, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं और मगरिब में इसकी क्या तारीफ की गई है? मुख्तसर अफसाना जिंदगी के एक खास टुकड़े को कहते हैं, यानी जिंदगी के एक टुकड़े को कहते हैं। यह किस्सा को कि वह मुख्तसर सूरत जिसमें जिंदगी के एक तसार इजाद के साथ समूह जाई मगरिब में उसकी एक मशहूर तारीफ यह है कि वह तहरीर किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए मुख्तसर अफसाना है।
नेक्स्ट सवाल है, अफसाना के लाजमी अनासर यानी अज्जाए तरकीबी कौन से हैं? तो मैंने बताया किस्सा, प्लॉट, किरदार, नुक्ते, रोज, जमान व मकान, वजह से, तासीर। अफसाना लिखने को क्या करार, तो उसका करार दिया चावल पर कुल हल्ला लिखने का फन। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ये VBI है। ये आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों जगह पूछा जाएगा। चौथा सवाल कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज किसने की और पहला अफसाना कौन सा है? तो उर्दू का पहला अफसाना सज्जाद हैदर ने डाली और नशे की पहली तरंग अफसाना था मुख्तसर और 1900 ईस्वी में शाया। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाया हुआ और इसका क्या नाम? इसका पहला अफसाना सोज़े वतन जो 1908 में शाया हुआ, जिससे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया उस अफसाना को। आगे बढ़ते हैं। शहादत हसन मंटू कब और कहां पैदा हुए? तो 11 मई 1912 ईस्वी को लुधियाना पंजाब में के एक सिमराला गांव है, वहां पैदा हो गए। नेक्स्ट सवाल है कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी VBI सवाल है। यहाँ मंटू के मशहूर अफसाने मजमू और फिल्मी काम के बारे में बताइए। तो उनका पहला अफसाना मजमू आतिश पारे हैं जो 1936 ईस्वी में से। उनके दीगर अफसानों हैं धुआं, बू, ठंडा गोश्त, काली सलवार, ऊपर नीचे और दरमियान शामिल है। उन्होंने कई फिल्म के लिखे जिसे इनमें 8 दिन, गालिब, शिकारी जैसी फिल्में शामिल हैं। शहादत हसन मंटू के वालिदा और वालिदा का नाम बताएं। तो वालिद का नाम था ख्वाजा हसन और वालिदा का नाम था सरदार बेगम। नेक्स्ट सवाल है कि शहादत हसन मंटू का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो उसका इंतकाल 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में हुआ था इंतकाल। नहीं, जो आप अब सवाल है, अब ये बुक का सवाल है। अब बाकी जितने भी सवाल इधर है बुक का सवाल में मुख्तसर तरीन सवाल माजवाब। टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है? तो एक गांव का नाम है टोबा टेक सिंह। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहां भेजे जा रहे थे? हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। और हिंदुस्तान के मुस्लिम कहां भेजे जा रहे थे? वो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। उस पागल का नाम बताया जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। यानी वो जो पागल खाना था उसमें एक पागल खाना ने अपने आप को क्या कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो उसका नाम था मोहम्मद अली। सवाल 4, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? उसका असल नाम था भूषण सिंह। और टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम। टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? तो जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं मतलब यह हमारा हिंदुस्तान, यह है पाकिस्तान, इसी बीच उसका मौत हो गई। मुख्तसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है ये। पागलों की बाहमी तबादले के कौन सा फार्मूला अपनाया? यानी पागलों के तबादला के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया? यही सवाल है कि पागलों को बाहमी तबादले की यह फार्मूला अपनाया गया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों को तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। नेक्स्ट सवाल है कि पेड़ पर चढ़कर पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू? यानी एक पागल था, वो पेड़ पर चढ़ पर तकरीर करना शुरू कर दिया। तो उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पाक हिंद के हुक्म में हर वक्त झाड़ू देते एक कामयाब मंजर कसी है। उस अफसाने का मौजूद दरअसल तकसीम हिंद और कयाम पाकिस्तान है। लाहौर के पागल खाने के मंजर कसी के बयानों सतूर में पागलों की सियासी शऊर पर भी रोशनी डाली गई। चुनांचे पागल खाने के बाद पागलों की गुफ्तगू उस हकीकत अंदाजा होता है कि वह पागल भी सियासी शऊर रखते हैं। जैसे एक मुसलमान पागल 12 साल की तवील मुद्दत बाकायदा जमींदार अखबार पढ़ता था
जिसे उसके सियासी शऊर की निशानदेही होती है। उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की जबान नहीं आती। दूसरा सरदार मुस्कुराकर बोला, मुझे तो हिंदुस्तानी की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतान अकरा अकरा कर पढ़ते हैं, अकर कर पढ़ते हैं। हिंदुस्तान बड़े शैतान अकर पढ़ते हैं। एक दिन एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उस जोर से लगाया कि फिर से लगे फर्श पर फसल गिरकर पड़ा और बेहोश हो गई। एक पागल तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज्यादा खतरनाक पागल हो। फिर झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त के टहनी पर बैठकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर 2 घंटे तक लगातार तकरीर का। एक ऐसा पागल था जो पेड़ पर चढ़ा और 2 घंटा तक एक मौजू पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर 2 घंटे तक तकरीर करने लगा। जब सिपाहियों ने उसे नीचे उतारने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसके नीचे उतरने की बात कहा तो और ऊपर भी चढ़ गया। बड़ी मुश्किल के बाद उसका दौरा ठंड पड़ा तो दरख्त से नीचे उतर पड़ा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर खूब रोया। उस ख्याल से उसका दिल भर आया था वह सब उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले गए। यानी जो सिख वगैरह थे सब उसको छोड़ के हिंदुस्तान। अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से तोबा टेक सिंह क्यों नाराज? पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता है। यानी उसमें एक ऐसा पागल था जिसे अपने आप को खुदा कहता है। उसे जब एक रोज भूषण सिंह ने पूछा कि तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपने आप को खुदा समझने वाला पागल ने हस्बे आदत कह के लगाया और कहा कि तोबा टेक सिंह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि मैंने अभी तक हुक्म नहीं दिया कि भूषण सिंह ने उस नाम नहाद खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिनट समाजत से कहा कि वह हुक्म दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर वह खुद बहुत मसरूफ था, इसलिए उसे और भी बेशुमार हुक्म देने था और उसे तंग आकर भूषण सिंह नाराज हो गया। सवाल क्या है? चौथा सवाल क्या है कि पागल खाने के वह लोग जिनकी ज़हनी तवातर बिल्कुल दुरुस्त था किसी परेशानी में गिरफ्तार थे। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़हनी तवातर से बिल्कुल दुरुस्त था लेकिन परेशानी में गिरफ्तार। पागल खाने में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था। उनकी परेशानी यह थी कि वो लोग बुनियादी तौर पर कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ रिश्वत देकर पागल खाने में भिजवा दिया था। यानी कुछ उसके रिश्तेदारों ने उन लोग को रुपये देकर पागल खाना भिजवा दिया था और वह फांसी के सजा से बच जाए। ये लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है और पाकिस्तान बन गया, लेकिन अखबारात से उनको सही वाकयात का इल्म नहीं हो पाता था। पाकिस्तान कहाँ है, उसका महल वकू कहाँ है, इसका इल्म उनको नहीं था, या ये कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में है तो वह फिर कुछ दिनों पहले उसे जेल में रखकर हिंदुस्तान थे, ऐसा कैसे हो गया? अब बचा तफसीली को। पहला सवाल है कि तोबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में लाहौर पागल खाने की तफसीर कलमबंद की। यानी अफसाना तोबा टेक सिंह में लाहौर का एक पागल खाना महज एक जहनी मरीजों का इदारा नहीं बल्कि एक इलामती कायनात है जो तकसीम हिंद के बाद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद माशरे सियासी हालात की अक्कासी करे। यह पागल खाना एक छोटी शहर की तरह है जहां मुसलमान, हिंदू, सिख कई के बिरादरी के लोग वहां रहते हैं।
हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि सरकारी कवानीन और अफसर उनके फैसलों के मुताबिक जिंदा है। देखो ये सब चीज आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग तो बहुत समझे है। सवाल क्या है? पागल खानों के सियासी शऊर को अहाता तहरीर लाए। पागल खानों के अहाता तहरीर में लाया। लिखता है कि अफसाना टोबाको टेक्सिंग में पागलों के सियासी शऊर को एक मुनफरिद जवाये से देखा गया। अगरचे ये लोग ज़हनी तौर पर बीमार हैं मगर तकसीम मुल्क और नए सियासी हालात पर उनका रद्द अमल अक्सर सादा मगर हकीकत पसंद ना होता है। मसलन एक पागल पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगाते, दूसरा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कोई दोनों ममालिक के दरमियान उलझन में गिरफ्तार है, यानी दोनों ममालिक के उलझन में गिरफ्तार है। यही सब है। ये सब चीज में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सब कोई खास नहीं है। एक दो बार प्रश्न कीजिएगा, सब आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि टोबाको टेक्सिंग के करब को अपने अल्फाज में बयान। देखो वही लिखना है टोबाको टेक्सिंग के बारे में। उसका असल नाम बुशन सिंह और दिल खरास किरदार है उनका। सबसे बड़ा करब यह है कि वह समझने की कोशिश कर रहा है कि उनका गांव टोबाको टेक्सिंग किस मुल्क में वाक़ है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। ऐसे ऐसे सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? तकसीम में मुल्क को कौन सी उलझने पैदा हुई टोबाको टेक्सिंग अफसाना की रोशनी। तो इसमें बहुत सारी उलझने हुई। पहला है कि शनाख्त की उलझन है। ये नहीं जानते कि वो किस मुल्क में, किस शहर में या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में है। दूसरा मजहबी तकसीम, मुसलमान हिंदू सिख पर अलग किया गया। जोग्राफिया उलझन, क्या हमारा मैं किस तरफ हूँ, सरहद की उलझन है, कहाँ पाकिस्तान है कहाँ हिंदुस्तान है। जज्बाती और माया तकसीम, इंसानी जज्बात को मुतासर किया कि शख्स अपने वतन से अलग हो गया चाहे वो पागल हो या नहीं। इदारती उलझन है। पागल खाना के अफसर उन सिपाही भी तकसीम के बाद नए कवानीन के बारे में उलझे हुए थे जो कैदियों की जिंदगी मजीद शकल बना रहा। इन सब उलझनों का मजमूए असर यह है कि पागल खाने में कैदी एक ऐसे बीच में खड़े हो गए जो न पाकिस्तान न हिंदुस्तान, और भूषण सिंह का गिरना सरहद के बीच एक अलामत बन गया। और तकसीम ने इंसानों के बेवतन और बेशनाख्त न हिंदुस्तान का रखा न हिंदुस्तान का न पाकिस्तान का रखा उसको। जब दो ममालिक अलग हो जाता है तो कहीं का नहीं रहता है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए। अब सब्जेक्टिव पहले हम लोग बुक पढ़े, बुक के बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़े। अब बचा क्या? ऑब्जेक्टिव। क्या बचा? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व। तो यहां से कितना? करीब करीब 50 को एमसीक्यू है। आप इसलिए आज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं एमसीक्यू, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है, बहुत लंबा 50 एमसीक्यू है, समझ गए। तो इसलिए उसका एक अलग से वीडियो आएगा एमसीक्यू का, इस चैप्टर का, समझ गए। और शायद मैं कल ही लाइव आके इसको मैं एमसीक्यू करा दूंगा, लाइव आके, शायद सुबह 9 बजे हो या शाम करे, ज्यादातर 9 सवा 9 बजे सुबह आपका लाइव में आ जाऊंगा मैं, वहां आपको लाइव में मैं ये ऑब्जेक्टिव करा दूं, समझ गए। और ये नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। तो आज तक के लिए तक रखता हूं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज तक के लिए तक खुदा हाफिज।